मतलब फ़ोन आया, उन्होंने सब ये चीज़ें बताई, 5 वीडियोस मेरे सिलेक्ट भी हो गए। नेक्स्ट डे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको 50 वीडियो बनाने हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपको, कोई कैटेगरी जो भी करना, और 1 महीने का टाइम है, और कुछ सर्टेन अमाउंट इन्होंने बता दिया। मैंने 3 दिन में बना के दे दिया। एक सामान्य बोर्डिंग स्कूल और इसमें क्या अंतर था? इसमें ये था कि इसमें कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे। मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्देशीय कार्ड होते हैं, पोस्ट कार्ड जो होते हैं, उससे कम्युनिकेशन किया है। मतलब आपको सिर्फ 6 महीने में एक ही बार छुट्टी मिलती थी, 6 महीने आपको वहीं रहना है। सर, जब महान शिक्षकों की बात चली है, अवध ओझा सर, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? पर आज विराट कोहली को जब आप खेलते देखते हो, क्या नहीं सीख सकते यार उस आदमी से। मतलब वो दिन याद रखो कि एक तरफ पिताजी की जो घटना उनकी, और मैच खेलने की घटना, कमिटमेंट, इससे ज्यादा कमिटमेंट, मतलब हर दिन आप ये देख सकते हो। आज आपको कितनी सैलरी मिलती है? पहली चीज, अगर आप डायरेक्टली नंबर नहीं बताना चाहते हो, कितने आईफोन आप 1 महीने में ले सकते हो, कितनी नैनो कार आप ले सकते हो, जब तब शायद स्ट्रेस में, आज एक एंटरटेनमेंट के साधन के रूप में आप अल्कोहल पिए कभी आपने? अरे नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, एक भी बार नहीं? बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज हमारे साथ देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी एजुकेटर्स में से एक हैं सुदर्शन गुर्जर सर। इनकी तारीफ में मैं जो भी कहूँगा वो कम ही पड़ेगी। अभी तक अनअकैडमी पे सर पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। 600 मिलियन वॉच टाइम, यानी कि 60 करोड़ से भी ज़्यादा मिनट लर्नर्स इनको अनअकैडमी पे देख चुके हैं। वाजिब सी बात है कि इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी यूनिक है जो सभी यूपीएससी लर्नर्स को अट्रैक्ट करती है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व। यूट्यूब पे भी इनके 1,75,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी रील्स, इनकी स्टोरीज काफ़ी वायरल होती हैं। आज सुदर्शन सर हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे इनके सफ़र के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी डाइवर्स होने वाली है। और इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 70 रुपये प्रति घंटे, 70 रुपीज पर आवर से इन्होंने अपने करियर की पढ़ाने की शुरुआत करी थी। वो भी हम जानेंगे कि इनकी प्रेजेंट सैलरी तो इससे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी, ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। अगर मुझे लाइफ में कुछ पर्सनल फ्रेंड पे भी सजेशन चाहिए होती है, आई रीच आउट टू सर, एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग देयर। सर से बात करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन सर जो हैं लाइफ में अभी तक काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सुदर्शन सर उसी लीग में शामिल होंगे जिसमें आज अवध ओझा सर और मृणाल पटेल सर जैसे शिक्षक हैं, या ये अपने लिए एक अलग ही लीग क्रिएट करेंगे। स्वागत है सुदर्शन सर आपका इस पॉडकास्ट में। वी आर वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू हैव यू ऑन दिस शो। थैंक यू अनुज सर, इतने बड़े इंट्रोडक्शन के लिए। मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन आपने सुनाया मुझे। और रही बात आधुनिक भारत के महान शिक्षकों में से आप जब कंपेयर कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत, मेरा रास्ता तय करना मेरा बाकी है। बस मैं उनसे हर दिन सीखता हूँ। उनकी जो सहजता है, सरलता है कि मैं कैसे अपना पाऊँ और एक माध्यम बन पाऊँ बच्चों तक पहुँचने के लिए। तो अभी मेरे बहुत आगे जाना है, यही मैं बस कहना चाहूँगा। तो ये सीखने की प्रोसेस आपकी भी जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमेशा। सर, मतलब एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके बचपन पे आने से पहले आपका चाइल्डहुड कैसा था? लर्नर्स आपको इतना ज़्यादा क्यों प्यार और क्यों पसंद करते हैं? क्या सीक्रेट है? यार मतलब अनुज सर, सीक्रेट तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक शिक्षक की तरह ही मैं बस पढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार क्यों करते हैं, ये जवाब तो लर्नर्स को ज़्यादा पता होगा। मतलब कभी सोचा भी नहीं मैंने इसके बारे में। लेकिन हाँ, उनके जो कमेंट्स और जो वाइब्रेशंस मुझे जो महसूस होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैं हर दिन कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और वो चीज़ कभी बंद ना हो। इसलिए मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, शायद मुझे
थोड़ा समझ आ गई है अब कि आपको शायद चीज़ों को विजुअलाइज कराना पड़ेगा। बुक्स अपना एक स्तर तक काम कर देती हैं, लेकिन उसके बाद टीचर का रोल है। और ये बात यदि हर कोई समझेगा तो शायद हो सकता है कि ऐसे 100 सुदर्शन भारत में और आ जाए। बिल्कुल सर, इस देश को महान बनाना है तो आप और आप जैसे कई सारे ऐसे ही शिक्षकों की जरूरत होगी। सर, इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। मुझे आपके बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन शायद ये पहली बार ही हो रहा होगा हम अपनी ऑडियंस के साथ में इस चीज को डिस्कस करें। आपका बचपन कैसा था, कैसे शुरुआत हुई, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर दिन जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो लर्नर्स को उस लैपटॉप के पीछे क्या जीवन है सर का, वो जानने की बड़ी इच्छा रहती है। मतलब तो इसके लिए मैं थैंक यू आपको भी कहूँगा कि आप एक जरिया बन गए कि बच्चों की एक क्यूरोसिटी, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ और लर्निंग मिल जाए हमारे इस कॉन्वर्सेशन से। बस यही मेरा प्रयास है। बचपन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार आप कोई एक बड़ी कहानी जब पढ़ते हैं या किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी एक कॉमन चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आप आते हैं और फिर उनको चीज़ें, हर चीज़ को पाने के लिए किस तरह से मेहनत करनी होती है। तो शायद मैं अपनी लाइफ को अब देख पा रहा हूँ ऐसे कि बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली, पिताजी शिक्षक, पिताजी के शिक्षक होने से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अनुशासन मेरे अंदर बहुत तीव्र गति से भी आया और बहुत बड़ा मायने भी रखता है। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था सर? मध्य प्रदेश के जो इंदौर के नज़दीक एक ज़िला और है हरदा, वहाँ चारखड़ा गांव में भी मैं रहता हूँ, लेकिन जो जन्म की बात है उससे भी एक छोटा गांव है पानतलाई। विचारों में तो बराबर है दोनों गांव, लेकिन जन्म मेरा पानतलाई में हुआ था। और लगभग वहाँ पे वो गांव की कितनी पॉपुलेशन? उस समय मान के चलिए कि 1000 के आसपास रही होगी, 500 से 1000 के बीच में। अच्छा, मतलब बहुत छोटा गांव तो छोटा है मतलब, और पूरा कृषि प्रधान है वो। उसके बाद फिर समय के आधार पर पापा को जो है, पिताजी को शिफ्ट होना पड़ा दूसरे गांव में, क्योंकि वहाँ वो पढ़ाते थे, मतलब सरकारी टीचर रहे हैं। आपके पिताजी सरकारी टीचर थे? जी हाँ। तो वो प्रभाव मुझे अभी दिखता है कि शायद कुछ उनसे जो मैं सीखता रहा वो उस टाइम तो मुझे लगा नहीं, लेकिन आज मुझे वो चीज़ें सब याद करके मैं हर दिन इम्प्लाई करता हूँ उन सब चीज़ों को कि किस तरह से मैं लर्नर के लिए। एक बार मेरी भी आपने बात करवाई थी और हाँ, वो बिल्कुल एक शिक्षक एक दूसरे शिक्षक से अभी भी वही। हाँ, उन्हें मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे शिक्षक जो पीढ़ी सुधारने में लगे हैं भारत की। उन्हें लगता है कि टीचर वो चीज़ है जो पीढ़ी को सुधारेगा, एक गांव की पीढ़ी को सुधार सकता है तो वो टीचर है। और वो राष्ट्र को भी निर्माण, राष्ट्र का निर्माण वहीं से होगा। मतलब शुरुआत जैसे हम आपदा प्रबंधन में करते हैं कि आपदा प्रबंधन में पहला प्रबंधन यदि करना हो तो स्कूल से करो, क्योंकि जो बच्चा सीखेगा वो घर जाके सिखाएगा। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारी फिर बचपन वहीं से था। तो पिताजी के शिक्षक होने से उनने एक बात क्लियर उनके दिमाग में थी शिक्षा को लेके कि घर में एक टाइम खाना बने ना बने, लेकिन जितने भी सदस्य हैं वो कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए। और उसकी शुरुआत मतलब मेरे से उनने देखी कि इसको शिक्षा अच्छे से दिलाना है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक साल ऐसा भी निकला मेरा बचपन का कि स्कूल में तो जाता ही था सुबह हिंदी मीडियम के नाम पे कि हिंदी मीडियम स्कूल में जाता था, लेकिन दोपहर में एक स्कूल और था गांव में, 2 स्कूल हुआ करते थे। तो उनका यहाँ की कुछ अच्छी पढ़ाई ना हो तो यहाँ भी भेज दो, तो 12 बजे वहाँ जाता था मैं, तो शाम को 5 बजे तक। मतलब एक साल ऐसा था जब मैं 2 स्कूल में पढ़ा। 2 स्कूल से आप जा रहे थे अलग अलग? मान्यता एक की रखी मैंने, पर बात ये थी कि कहीं मतलब थोड़े पहचान के थे कि भाई चलो इसको बस बिठा लो। और दोनों हिंदी मीडियम स्कूल थे? एक थोड़ा इंग्लिश मीडियम का था, बात सब वो हिंदी मीडियम के पर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इंग्लिश मीडियम है करके। अच्छा, मतलब आप बचपन में, हाँ, मतलब शिक्षा का मतलब महत्व बताना चाह रहा हूँ, शिक्षा का महत्व कि उन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी कि पढ़ ले, मतलब ऐसे। फिर कुछ समय बाद 3rd 4th क्लास के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शहर से मतलब गांव से बाहर जाना ही पड़ा। वो एक मुझे ऐसा लगा कि पीयर प्रेशर था पापा के आसपास कि कुछ जो लोग सक्षम थे जो भेज रहे थे अपने बच्चों को, तो उन्हें लगा कि मैं शिक्षक होकर मेरे बेटों को हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाऊँ। अब ये कहने का मतलब भी नहीं कि हिंदी मीडियम में कोई सवाल है यहाँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे समय हो सकता है इंग्लिश मीडियम का ऐसा हो कि कम से कम आप कॉम्पीट कर पाएं। और ये कौन सी ईयर की बात है सर? ये मान के चलिए कि अब एकदम इतना याद नहीं, लेकिन 1999 2000 के आसपास तो होगा। तो उस टाइम इन्होंने जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया तो वहाँ भी यही एक दिक्कत थी कि बच्चा गांव से आया है, कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, 1 क्लास पीछे कर देते हैं, 1 साल पीछे कर दोगे। अब पापा को लगा कि यार ऐसे तो मेरे गांव के और भी बच्चे कभी आएंगे तो उनके साथ तो बड़ा नुकसान होगा ही, और 1 साल का नुकसान होना मतलब आप कितने कंपटीशन से पीछे हो रहे हैं। उन्होंने गांव में ही एक स्कूल खोल दिया। मतलब आपको
आप एक गांव से आ रहे थे और आपका हिंदी मीडियम था, हाँ, तो वो स्कूल में आपको एक क्लास पीछे भर्ती कर ताकि ये कवर कर ले थोड़ा, ताकि ये कवर कर ले, और फिर पापा ने आपकी इसी बात को ध्यान में रख के वही दूसरे बच्चों कि को मतलब आप ऐसा- किसी को ऐसे कैसे जज कर सकते हो बिना उसकी योग्यता को देख के, और ये सारी चीजें। कोई टेस्ट नहीं था, डायरेक्ट आपको एक क्लास का हाँ। डिमेरिट था। बिल्कुल। तो पापा का कहना था कि ऐसे तो गांव के और भी छात्र हैं, जब वो जिन्हें आगे जाना होगा तो क्या सब एक एक साल पीछे होंगे क्या? तो बोले अब गांव सुशिक्षित होगा। तो सन 2000 में वो स्कूल खुला, आज भी चल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस की वो स्कूल है। मतलब बस मेन एक ही उद्देश्य है कि एटलीस्ट किताबें जो है वो इंग्लिश की तो हों कम से कम। चलो हिंदी तो हम पढ़ ही लेते हैं, सीख ले रहे हैं साथ में जो भी है, तो हिंदी विषय भी रखा है, संस्कृत भी है, सब चीज़ें। तो हिंदी के साथ एक इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जोड़ना, मतलब दोनों भाषाओं को चलाने का एक ऐसा उनका मेन मोटिव रहा है। आज आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 250+ के आसपास हैं। और आज उस गांव की जनसंख्या कितनी है लगभग? अब मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ वो तो करीब मान के चलिए कि 1500-2000 से तो ज़्यादा ही है। तो मतलब 1500-2000 है, और मतलब हर परिवार में से एक ना एक कोई पढ़ता है, मतलब कि शुरुआत तो उसकी स्कूल के यहाँ से होती है। आपकी सफलता के बाद ये नंबर बढ़ा? सफलता उसकी ऐसी, मतलब कि कुछ बच्चे, मतलब हर साल मैं एक रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि हर साल बच्चे नवोदय में सिलेक्शन होता है उनका, जो नवोदय स्कूल्स होते हैं, तो उसकी भी तैयारी करा देते हैं। और अभी पापा रिटायर हो गए हैं तो अब वो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, तो वो चाहते हैं कि मतलब गांव का बच्चा बाहर न, मतलब परेशान ना होना पड़े उसे, और जब गांव में व्यवस्था है तो उसका उपयोग कर पाए, ये सारी चीज़ें। सर, आपने नवोदय की बात करी, आपने खुद भी अपने फादर के बारे में बताया। मुझे जो एक बार हमारी डिस्कशन चल रही थी तब आपने बताया था कि 8, 9, 10th आपने नासिक के किसी स्कूल से करी थी। वहाँ पे आपने, जहाँ तक मुझे याद है, कि आपने शायद 71 मिनट में गीता के 700 श्लोकों को बोल दिया था। हाँ, सही याद करके, मतलब आपके पास कोई पेपर नहीं था, 700 श्लोक आपने गीता के बोल दिए थे। एक पर्सन के तौर पे मैं जितना आपको जानता हूँ, आपके पास आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि रिलीजन से आपको काफी पावर मिलती है, धर्म से आपको काफी पावर मिलती है, एक बिलीफ सिस्टम है, और रिलीजियस बैकअप है। मतलब धर्म इज बैकिंग अप सुदर्शन गुर्जर, दैट पॉजिटिव एनर्जी कमिंग टू यू। तो आप 8, 9, 10th के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस एक नासिक के स्कूल का रहा था उसके बारे में बताइए, फिर हम बात करेंगे कि धर्म आपको कैसे बैकअप करता है। बिल्कुल। मतलब उसमें भी फिर अगेन पिताजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये तो हम पढ़ ही रहे हैं विज्ञान और ये सारी चीज़ें, कुछ आप जो इंडिया के जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है हमारी, उसको भी तो कोई समझे। तो हमारे भारत में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति रहे हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड जिनको मिला हुआ है, श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले। उनसे प्रेरित उनका एक स्कूल रहा था नासिक में, एक छोटा सा गांव है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, लोनारवाड़ी करके। अच्छा, वहाँ ये स्कूल है, और थोड़ा तपोवन स्टाइल का था ये, कि आपको सुबह से उठाना और ये सारी चीज़ें, मतलब पूरी दिनचर्या, मतलब खेल भी खिलाना, तो ऐसे कि आपने मान लो एक खेल नहीं खेला, सपोज कबड्डी पसंद नहीं है आपको, तो आपको अगले 2 खेल खेलने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फुटबॉल वॉलीबॉल तो हर कोई खेल लेता था। तो मतलब बहुत ही डिसिप्लिन वाला स्कूल, कि आपको हर चीज़ करनी है। अब मान लो सुबह नहीं उठ पाए हैं, कि आपने बहाना बना दिया कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आपको उस दिन खेलने को भी नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको ये लाइफ में चीज़ें सिखा दी कि हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ ये प्रचलन था कि आप जब ये चीज़ें सिखा रहे थे, तो श्रीमद् भगवत गीता को मुझे करीब 2-2.5 साल लग गए याद करने में। हमारा एक पूरा बैच था 20 से 25 बच्चों का, और हर दिन 4 श्लोक हम लोगों ने याद किए हैं। अब उस टाइम तो ये बोर्डिंग स्कूल था? हाँ, अच्छा। मतलब वहीं रहना। तो एक सामान्य बोर्डिंग स्कूल और इसमें क्या अंतर था? इसमें ये था कि इसमें कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे। मैंने अंतरराष्ट्रीय जो अंतरदेशीय कार्ड होते हैं, पोस्ट कार्ड जो होते हैं, उससे कम्युनिकेशन किया है। मतलब आपको सिर्फ 6 महीने में एक ही बार छुट्टी मिलती थी, 6 महीने आपको वहीं रहना है। मतलब और सबसे अच्छी बात थी कि पंखे भी नहीं हुआ करते थे, फैसिलिटी दे सकते थे वो लोग, पर उनको एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना था। पंखे भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब हम विंडोज़ में क्या करते थे कि शॉल लगा लेते थे और बेड से कनेक्ट करते थे, ताकि हवा रुक के फिर सीधे हमें लगे। ज्योग्राफी आप तब से कह सकते हो यार, मतलब। तो वो स्कूल बहुत कुछ सिखाया, मतलब उस स्कूल ने। तो मेरे तो मतलब वो एक्चुअल में विद्या मंदिर जो होता है वो था मेरे लिए। सर, आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बता रहे थे। हाँ, मतलब वो सपने में आ जाता है। स्ट्रक्चर इतना गजब का, मतलब पहली बार, मतलब हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को ये पहली बार पता लगे। वो स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा था कि आप जब उसके छत पे जाओगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सोया हुआ ऐसा एक व्यक्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल पैर का एक स्ट्रक्चर है तो वहाँ डॉर्मेट्री थी, मतलब वहाँ हम लोग रह रहे होते थे। फिर पेट वाला जो स्थान था वहाँ पे आप मान के चलिए कि खाने की व्यवस्था थी। हृदय में, हार्ट वाले रीजन में प्रेयर रूम हुआ करता था। माइंड वाले यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई थी। हाथों के पास क्लासरूम्स हुआ थे। तो आप सी द लेवल ऑफ कि क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हुआ था कि आप उस ऑरा में यदि चले जाओगे तो आप उसी में ढल गए। मतलब आधुनिक बुद्ध वहाँ पे शायद क्रिएट हो रहे थे सर। बिल्कुल आप कह सकते हैं। और एक बात तो तय है कि वो जो 15 से 20 बच्चे थे मेरे साथ वहाँ पे, जो साथ में हम लोग थे, वो आज भी अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छी जगह पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए अब किस तरह से हम मदद कर सकें, ये सारी चीज़ें। सर तो गीता, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस पॉइंट पे आके। पहला कि आपको धर्म जैसे एक उसमें बेसिकली स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक होता है वो कॉन्सेप्ट भी उस स्कूल में था। बिल्कुल। और आपके ऊपर मैंने प्रभाव भी देखा है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है काफी धर्म आपको बैकअप करता है। बिल्कुल। काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। तो गीता का कोई श्लोक आप बताना चाहोगे? बिल्कुल। और जो आपका फेवरेट है, और दूसरा धर्म आपको कैसे बैकअप करता है, आप रिलीजन को कैसे देखते हैं? सही बात। देखो कहते हैं ना कि जब तक तुम खुद चीज़ों को जियोगे नहीं तब तक भरोसा नहीं कर सकते। मैंने वो जो चीज़ याद करी वो तो एक अचीवमेंट था मेरे लिए, लेकिन वो आज तक मतलब मेरे ऐसे मस्तिष्क में बैठी हुई कि 10th क्लास में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हारे कोई इतनी बुद्धि नहीं चले, उस टाइम आप ये सब चीज़ कर सकते हो, तो तुम आज कौन सी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं कर सकते बच्चों के लिए। टॉपिक है तो तुम क्या इसको आसान नहीं बना सकते इतना? आपने भी 700 श्लोक याद करे और एक बार में तो नहीं हुए वही। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों में भी सबसे पहले मैंने बोला कि मैं बोलूंगा। मतलब ये भी एक मुझे हिम्मत दिलाती कि तुम इनिशिएटिव ले सकते हो हर जगह तुम आगे क्यों नहीं आ सकते। तो ये पीछे रहने की जो आदत मेरी खत्म हो गई थी वहाँ पर। और रही बात भगवत गीता की, श्लोक तो अब इतने सभी, मतलब मैं तो अपने स्तर पे कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। आखिरी श्लोक जो है ना, कि मतलब आप ये कहते हो कि जिसमें यत्र योगेश्वर है कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। मतलब जहाँ पर भगवान योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन है, मतलब जहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, वहाँ आपको हमेशा विजय मिलेगी। और इसका मैंने जो समझा है कि यदि आपको जीवन में, यदि आपने ये नहीं समझा कि आपके साथ भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, और उसके बाद भी आपको निराशा आ रही है और अभी उसके बाद भी आप हार मानने की यदि सोच रहे हो, इसका मतलब आपने गीता कभी पढ़ी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि उसका सार आखिरी में ही। तो ये बिलीफ सिस्टम आपका वही आता है कि कोई एनर्जी है, बस वहीं से। मतलब धर्म की बात करते हो तो मैं धर्म में ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी मानता हूँ कि नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को जो मैं फील करता हूँ वो सिर्फ वो ऊर्जा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बैठ के ऊर्जा ले लेता हूँ और वही ऊर्जा छात्रों तक पहुँचाता हूँ, बच्चों तक, कि उनको जीवन में कुछ तो वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। बस यही है सर। एक और बात जो आपकी बात में मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं भी काफ़ी विश्वास करता हूँ धर्म में। मुझे जो रोल लगता है वो ये भी लगता है कि इंडिया में खासकर जो हिंदुइज्म है वो काफ़ी आपको एक होप देता है, एक आशा देता है। जैसे क्रिकेट का ही एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर हिंदू क्या, मतलब मैं तो कह रहा हूँ सारे रिलीजन ऊर्जा ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, क्रिकेट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब धर्म का जैसे आप जितना इन्फ्लुएंस होगा आप पे, वो एक होप देता है कि जैसे क्रिकेट का एग्जांपल है, अगर इंडिया बैटिंग कर रहे हैं, सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई भी है, और अगर 6 बॉल में भी 6 छक्के चाहिए, और ये इसमें भी एक कंडीशन है कि 9 विकेट डाउन है, 6 बॉल में 6 छक्के चाहिए, और वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर उस बॉल को फेंकने वाला है। 6 बॉलों को पहली बॉल पे छक्का पड़ गया और 5 बॉल पे आप 5 छक्के चाहिए, तब भी हमें होप रहेगी। सही बात। मतलब एक होता है ना कि बियॉन्ड रियलिटीज, मतलब अनकन्वेंशनली उसको एक्सेप्ट करना। तो जो रिलीजन है वो काम भी करता है कि आपको बहुत स्ट्रांगली होप देता है। यू आर होपफुल कि अभी भी 5 बॉल पे 5 छक्के पड़ सकते हैं। तो ये ब्यूटी है। इनफैक्ट अपने इस भारतवर्ष की एक खास बात है कि आप हर जगह से एक ऊर्जा ले सकते हो, अपने एक भरोसा ले सकते हो। और मुझे लगता है कि बस यही चाहिए होता है आपको हर फील्ड में, वो आगे ले जाए। सर आपने अपने बचपन के बारे में बताया, आपने ये तपोवन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी मुझे भी जिज्ञासा हुई उसको जानने के बाद। अब आप आते हैं आपकी कहानी के अगले पड़ाव पे। आपने 12th को पास किया, उसके बाद कॉलेज आपने किया, मतलब कॉलेज के बारे में बताइए। और उसके बाद आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे पढ़ाना आपने शुरू किया, यूट्यूब से शुरुआत करी। आपने कॉलेज कैसे किया और क्या आपका उसके बाद एक्सपीरियंस रहा? 12th का जिक्र किया आपने, वो बहुत एक मोड़ है मेरे जीवन में।
पिताजी शिक्षक गणित के थे। अच्छा। मतलब गणित उनका मैंने ऐसा देखा है कि आप सपने में उठा के पूछ लो कि ये क्या है, ये क्या है, 10th स्पेशली 10th 11th 12th का, तो वो बिल्कुल एकदम आपको बता देंगे। और उन्हीं का ही बेटा। और आप बता पाते थे सर अगर आपको उठा के पूछा? वही बता रहा हूँ कि उन्हीं का बेटा क्लास 12th में सबसे कम मार्क्स मैथ्स में लाया था। पूरी क्लास में? पूरी क्लास में, मतलब पूरे ओवरऑल जितने मार्क्स सब्जेक्ट में थे सबसे कम मेरे मैथ्स में आए थे। अच्छा। तो उस दिन मतलब पिताजी को लगा क्या कर गए यार तुम, मतलब थोड़ा तो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि एटलीस्ट, अच्छा मुझे ऐसा लगा, मतलब आज तक मुझे लगता है कि लर्नर पे प्रेशर तो होता है, लेकिन जिसके पिताजी शिक्षक होते हैं ना उन पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो 12th में तो बहुत कम मार्क्स आए, थोड़ा पापा ने सुनाया भी, मतलब ऐसा भी हुआ, अरे वो मास्टर साहब का लड़का। हाँ, वो फिर पापा ऐसे कहते रहते थे कि यार देखो कुछ कर लेना, नहीं तो फिर लोग यही कहेंगे कि मास्टर साहब का लड़का जो है घर ही आ जाता है लौट के। तो ऐसा ना हो तेरे साथ। कभी कभी डराया भी मुझे कि वो दरवाजा है, उधर ही रहना, इधर कुछ कर लो तो आ जाना, नहीं तो उधर ही रहना, ऐसा। तो एक अलग तरह का दबाव भी था, पर ठीक है, आज सब लगता है कि सब कुछ ना जरूरी कुछ था। हाँ जरूरी था। फिर तब लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है। तो ये था कि कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इनफैक्ट लास्ट ईयर पास आउट होते होते मैं कॉलेज टॉप भी कर गया था अपनी ब्रांच में। ब्रांच टॉप आप कह सकते हो। इंजीनियरिंग की है मैंने, वैसे भी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से प्रॉपर चीज़ें पढ़ी हैं मैंने। अच्छा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ऐसा था कि पता नहीं उसने यूपीएससी की डायरेक्शन में मुझे मोड़ दिया। अच्छा। कि आप यहाँ अच्छा कर सकते हो तो क्यों ना इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के लिए एक बार तैयारी कर ली जाए। तो आपने कॉलेज में 4 साल स्पेंड किए पूरे, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी की तरफ। कॉलेज के बाद आपने तैयारी? कॉलेज के बाद कैंपस वगैरह कॉलेज में जैसे हुए थे तो पता नहीं, ऐसा थॉट था कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ सकते हो। और कॉलेज आपका कहाँ पे था? भोपाल में था। और उसके बाद आपने यूपीएससी की? बिल्कुल। तो बस वही था, कॉलेज की जो एनर्जी थी कि भाई आप अच्छा कर रहे हो तो आगे भी अच्छा कर सकते हो, तो नौकरियां तो बाद में मिल जाएंगी, तुम एक बार यूपीएससी की ट्राई कर लो। तो उस फील्ड के लिए मैं फिर दिल्ली गया, मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी किया। तो 3 अटेम्प्ट तक मैंने प्रयास किए और तीसरे अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आपके कुछ विषय ही अच्छे होने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तब आपकी एज कितनी थी? यही कोई 24-25 के आसपास, जो भी, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल आप जोड़ सकते हो जैसे। तो कुछ विषय को अच्छा मान लेना आप इस एग्ज़ाम में, मुझे नहीं लगता काम, सबको बराबर योगदान देना पड़ेगा। इस बार के प्रीलिम्स के पेपर ने भी ये हमें सिखाया है। तो मैं समझ गया था। एक बात मुझे आज अच्छी ये लगती है कि मैंने ज़्यादा समय अब नहीं दिया। जब मुझे पता था कि 3 साल में अब नहीं हो रहा है तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आप फिर उसके बाद आपने इंजीनियरिंग में 3-4 लाख खर्च कर दिया है। दिल्ली में उस टाइम 3-4 लाख, 2-3 लाख खर्च हो गया है। 6-7 लाख आप खर्च कर चुके हो। उस दबाव के साथ मैंने कहा अब जॉब करना पड़ेगा। पिताजी नो डाउट उस टाइम ज़्यादा कुछ ऐसा बोल भी नहीं पा रहे थे अब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास कर लिए थे। मुझे ऐसा एक मध्यवर्गीय परिवार से, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा मैं जॉब करूँगा इंजीनियरिंग के बेस पे। तो एक बड़ी एमएनसी में मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ हो भी गया, ये बोल के कि आपको नेटवर्क इंजीनियर बनाया जाएगा। अच्छा। पुणे में गया। पुणे आपने? हाँ, वहाँ गया तो वहाँ 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कस्टमर केयर का जॉब दे दिया इन्होंने। वो एक कॉलिंग आता था। आपने 3 साल ग्रेजुएशन, मतलब 4 साल ग्रेजुएशन करी, 3 साल आपने यूपीएससी की तैयारी, और उसके बाद में आप वहाँ, उसमें आपको सफलता नहीं मिली। फिर आप पुणे में गए, वहाँ पे जो आपको जॉब मिली वो आपके स्किल सेट से मैच नहीं थी, कस्टमर केयर की जॉब थी। बिल्कुल, वो मतलब सीधा काम था। मुझे लग रहा था कि जो कस्टमर्स फ़ोन नहीं लगाते रहते हैं कि भैया हमारे ये इशू आ रहा है, तो वो मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगा गड़बड़ हो गया यार। और सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज भी भारत में कस्टमर केयर में जो होता है काफ़ी कम पेमेंट होता है। उस समय आपको लगभग कितना पेमेंट मिल रहा था? बात जब इंटरव्यू पे हुई थी तो 18-20 हज़ार की शुरुआत थी, लेकिन वहाँ जाके 8 हज़ार के आसपास बात हुई। और आप पुणे में थे? हाँ, और 5 हज़ार तो पीजी का कुछ गुजारा आपका चलना था। हाँ। बात कस्टमर केयर की नहीं है, बात ये है कि आप इतना पढ़ चुके हो जीवन में, इतने नॉलेज के साथ ऐसा लगता है कि आप अपने लिए ठीक नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर पा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगा। जॉब तो अपने स्तर की सब अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, पर आपको जब इतनी व्यवस्थाएं मिली हैं तो आप और बेहतर कर सकते थे अपने जीवन में। तो ऐसे में लौट के आ रहा था, तीसरा दिन था वो पुणे का। अच्छा। बस से लौट के आ रहा था तो बस में इतनी भीड़। अच्छा, मैं अब ये तपोवन वगैरह में पड़ा हुआ, इतना बड़ा शहर पहली बार ऐसा बड़े स्तर पे देखा। दिल्ली में जैसे रहे भी थे तो क्या हुआ कि वहीं के वहीं बस कभी इतना ज्यादा एक्सप्लोर, मेट्रो बड़ा सिस्टमेटिक काम और नॉर्मली सर स्टूडेंट कम्युनिटी के आसपास चीजें उतनी फैंसी होती भी नहीं बहुत। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और मैं पुणे गया और एकदम ये तो अच्छा था कि थोड़ी मराठी आती थी मुझे, मतलब नासिक में पढ़ा हुआ था तो थोड़ी बातें समझ पाता। हाँ, तो वो बस में मैं बैठा, वहाँ से ऑफिस से निकल रहा था तो इतनी भीड़ बस में कि
मुझे पता ही नहीं कि कुछ ऐसे रूल होते हैं कि आगे से ही उतरना है, पीछे भीड़ रहती है, कुछ भी। तो मैं उतरते उतरते पता लगा मेरा स्टॉप तो रह गया, मैं 2 स्टॉप आगे उतरा। मतलब मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं बस में चढ़ के वापस आ जाऊं, मुझे ये डर था कि वापस ऑफिस ना पहुंचा दे, इतनी भी। ये स्टोरी आप मतलब क्यों सुना रहे हैं, इसके मतलब क्यों? मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन का सबसे टूटा हुआ समय वो था, क्योंकि जब मैं उस दिन अकेला जब चल रहा था रोड पे, उस दिन मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि क्या कर रहे हो तुम जीवन में, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। उस दिन मैंने घर फ़ोन किया, पता नहीं पापा को ऐसा लगा कि परेशान है, अभी इसको बस बुला लूँ मैं वहाँ से, कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ इसको से वहाँ। और शायद मुझे अभी समझ में आ रहा कि बहुत अलग सिचुएशन में था, पता नहीं सब बाहर लग रहा था, हो सकता था पता नहीं क्या। मतलब उनको सिर्फ ये थॉट था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तू सबसे पहले भोपाल आ, तेरा जहाँ से ग्रेजुएशन हुआ, जहाँ तेरा कंफर्ट जोन लगता है तो वहाँ चला जा पहले, फिर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट डे मैं बस से बैठा और बस से भोपाल आ गया। और बस में फिर ये सोचा कि अपन अब एक काम करते हैं, फिर पढ़ें क्या करें। फिर मैं गया भोपाल, 2-3 दिन बात करी पापा से, फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अब फिर से तैयारी करनी है। पढ़ने बैठा। आप डिप्रेस होने के बाद 2-3 दिन बाद फिर जाते हैं घर पे, हाँ, और फिर से आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करी। मैंने कहा करूं कुछ तो करूं, नहीं तो क्या होगा। आपकी स्टोरी मुझे थोड़ा बहुत वो संदीप भैया से रेजोनेट हो रही है कि अभी एक अटेम्प्ट बचा है, अभी वो ड्राइव बची है। बस वही। और आपके अंदर का जो भी सब भ्रम था खत्म हो गया कि जॉब कर लूंगा इंजीनियरिंग के बेस पे। आप 3-4 साल वैसे ही पीछे हो गए, कोई नहीं लेने वाला था, ये समझना पड़ता। तो वो एक जो दिमाग में था कि नहीं अब तो कर लेंगे, इंजीनियरिंग बेस पे कर लेंगे, अच्छे परसेंटेज थे, कोई मैटर नहीं करता, स्किल सीखना पड़ता। 6-7 महीने फिर स्किल सीखता मैं, तो फिर कुछ होता तो भी कोई भरोसा नहीं था। और वो एक डिप्रेशन, जो अपने साथ वाले सब आगे चले गए 3 साल में। तो फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ऐसे ही, अब यहाँ से आप उस समय आप कहाँ थे? भोपाल में ही था। भोपाल में ही आपने दोबारा शुरू? अब मान के चलना है कि मेरी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो रहा है यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ब्रेकफास्ट करने गया, तो पैम्पलेट्स होते हैं कोचिंग के अपने, ऐसे पड़ा हुआ था, उल्टा उठाया, देखा तो एक कोचिंग का नाम लिखा हुआ था, नए बैचेस कुछ करके प्रारंभ। मैं गया वहाँ, तो पढ़ाने के लिए या पढ़ने? बस वही बता रहा हूँ, गया मैं किस चीज़ के लिए कि भाई कोचिंग के नए बैच प्रारंभ थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे पढ़ाना है, क्योंकि अब पढ़ तो लिया था, अब क्या ही पढ़ता मैं। छोटी कोचिंग थी, नई थी, बच्चे कम थे, तो थोड़ी हिम्मत भी हो गई वहाँ। बड़े प्लेटफॉर्म पे तो कहाँ ही हिम्मत करोगे आप ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ा लो, आप डेमो दे दो। तो मैंने कहा पैसे कितने मिलेंगे? पहली बार पहले पैसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पैसे कमाने पड़ेंगे तो शादी वादी करना पड़ेगा, नहीं तो अब जो है गड़बड़ हो रहा है सब। पापा थोड़ी हेल्थ भी उनकी ऊपर नीचे हो रही थी उस टाइम, तो ऐसा लगता था अपन एक कारण बन रहे हैं उनके टेंशन के। तो उन्होंने कहा डेमो दिया, मैंने थोड़ा पढ़ा दिया, अच्छे से ही पढ़ा दिया मैंने जो पढ़ाना था, ज्योग्राफी पढ़ाया इनफेक्ट में। तो उन्होंने कहा पसंद आया आपको बच्चों का, आपका 70 रुपये घंटे मिलेंगे। तो मैं पहले तो थोड़ी देर देख रहा हूँ ये क्या हो गया, पर फिर मैंने ये सिर्फ सोचा कि दिन भर रूम पे बैठने से अच्छा 1 घंटे बाहर पढ़ा। आप जो पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ाओगे, हाँ, तो वो पोर्शन आपका और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 70 रुपये घंटे में आपने शुरुआत कर, और उसमें भी सैटरडे संडे लेक्चर नहीं देते थे ये लोग, ताकि वो महीने का बिल ज्यादा ना बन जाए। तो मतलब आप ज्यादा घंटे पढ़ाएंगे तो ज्यादा मल्टीपल होता वो, तो हाँ, तो सैटरडे संडे तो 1500-1600 करीब 1700 करीब पहले महीने की तनख्वाह बनी। पहले महीने में आपने उसमें मम्मी को फोन दिला दिया था, मैंने कहा चलो आप ले लो एक फोन। पर ठीक है, पर ये हो गया था कि चलो मैं कुछ करने लगा हूँ ऐसे करके। यार 2 महीने बाद वो कोचिंग बंद हो गई। अब जहाँ पे आप 1700 रुपए कमा रहे थे, 3-4 हजार रुपए सीख रहे थे, वो कोचिंग बंद हो गई। लेकिन आप पढ़ा अच्छा रहे थे, तो फिर वो कोचिंग क्यों बंद हुई? वो जो मालिक थे कोचिंग के, उनका एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनका खुद का सिलेक्शन हो गया था पढ़ाने के लिए ऑफलाइन कोचिंग में। वो किसी दूसरी कोचिंग में चले गए, उनको एक बड़ा मौका मिल गया, जिन्होंने आपको हायर किया था, मतलब जिनकी कोचिंग ही एक तरह चला रहे थे। उन्होंने कहा यार सुदर्शन, मैं तो जा रहा हूँ ग्वालियर, तुम यहाँ बच्चों का पॉलिटी बचा हुआ है थोड़ा सा, वो भी खत्म करा देना, इकोनॉमी भी थोड़ा सा खत्म करा देना। मैंने 1-1.5 महीने में उसको निपटाया। जो भी मैं एक्चुअल में वनडे एग्जाम के लिए भी पढ़ाता था, जो वनडे एग्जाम होते हैं SI वगैरह, तो वो पढ़ाया, फैक्चुअल याद कराने रहते थे, बच्चों को याद कराया। वो बच्चे आज भी मेरे को सपने में आ जाते हैं यार। आपकी टीचिंग करियर की शुरुआत। हाँ, तो वो सब मतलब अभी भी मतलब मुझे, और पता नहीं क्यों वो चीज़ मैं याद रखता हूँ ना, तो मैं अपने उस स्तर को याद रखता हूँ कि तुम कहाँ से उठे हो। तो मैं ना मतलब रूट्स नहीं भूलना चाहिए, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर बंद हो गई वो कोचिंग, तो सर तो चले गए थे वो ग्वालियर।
15 दिन बाद एक कॉल आता है सर का ही, बोले यार सुदर्शन कहाँ है? मैंने कहा यार हम तो वहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, आपने तो मौका दिया था, बाकी अभी तो मैं जाने की हिम्मत नहीं होती। तो बोले यार ग्वालियर में एक मौका है, तेरे को लगे तो आजा। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ बच्चे बहुत हो गए और टीचर जिस कोचिंग में वो पढ़ाने हाँ, गए थे। बोले यहाँ बच्चे बहुत हो गए, अच्छी कोचिंग थी वो भी उस समय वहाँ की। तो बोले यहाँ बच्चे बहुत हो गए हैं और मेरे से तो यहाँ संभल नहीं रहा, मतलब है पर तुम्हें लगे तो तुम आ जाओ, तुम्हें मौका मिल जाएगा, बट यहाँ डेमो देना पड़ेगा। गया, चला गया मैं। पापा से पूछा, बोले जाओ तुम तो यहाँ क्या कर रहे हो वैसे भी। मतलब उनको भी कि अब हो गया इसका काम, मतलब फिर उनका ठीक है, थोड़ा बैकअप कर देते थे वो चीज़ों को लेकर। तो मैं चला गया, मैंने डेमो दिए 3 अलग अलग क्लासेस में, एनडीए वाले बच्चे भी थे वहाँ पे, तो सबको ज्योग्राफी पढ़ाया मैंने। और लगभग कितने बच्चों का बैच था? वनडे एग्ज़ाम के एसआई के बच्चे थे करीब 30-35 बच्चे होंगे, 30 के आसपास ही थे। और एनडीए के तो 6-7 बच्चे थे, वो ग्वालियर भिंड के थे शायद। तो उनका एक ग्रुप था, वही आता था सिर्फ पढ़ने। तो उनका और इनकी कहावत भी चलती थी कि इन बच्चों के सामने जिसने पढ़ा लिया वो मतलब सब जगह पढ़ा लेगा। तो बड़ा डराया सा गया मुझे कि सर ये फाइनल आपके लिए एक परीक्षा है, मतलब वो पूरा भिंड मुरैना। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उनसे पहले बातचीत करी, मैंने अच्छे से बात करी, और बड़े अच्छे बच्चे हैं वो। तो उनको पढ़ाया मैंने, उनको मजा आया। बोले सर जहाँ में तो मजा आ गो, मतलब एकदम। तो उनको भी बिल्कुल ऐसा लगा यार अर्थ तो आज जिए, मतलब। और ये चीज़ पापा से अंदर आ गई थी, यार तुम्हें पढ़ाओ ना तो तुम थोड़ा ऐसा पढ़ाओ कि आपने वो पूरा जीवन में देखा है फादर को। वही। तो फाइनली डेमो सक्सेसफुल हुआ और वहाँ से मेरी पढ़ाने की जर्नी एक, मैं मान सकता हूँ कि 30-35 बच्चों से शुरू हुई। और जैसे आप वहाँ पे 1700 रुपये कमा रहे थे, अब आप कितने रुपए कमा रहे थे? चला गया था 20-22 हज़ार के आसपास तक चला गया। 2022 ईयर था ये 2015 के आसपास। अच्छा, 2022,000 आप बना रहे थे। 2015 के आसपास था वो, एंड तक। 2018 का समय था, 23 जून की बात है ये। अच्छा, एक नया फेज शुरू होने वाला है। 23 जून की बात है ये। ग्वालियर में 2-3 सालों में बच्चे बहुत अच्छे आने लगे थे कि सर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी तो चलो। पेरेंट्स से भी मेरा कनेक्शन होने लगा था। मेरी एक आदत थी कि बड़े बड़े कोचिंग्स में आपने देखा होगा कि फीस के लिए खड़े हो जाते हैं चेक करने के लिए। मैं दरवाजे पे फीस के लिए नहीं होता था, मैं फीस वाले को कहता था तुम थोड़ी देर हट जाओ, मैं वहीं खड़ा होता था। कल की 5 चीज़ें तुम पहले बताओ क्या पढ़ाई मैंने, तो तुम्हें एंट्री दूंगा मैं, नहीं तो पिताजी को लेके आओ अपने। तो मतलब मुझे इतना था कि ये जब आ रहे हैं ना, तो जो आपके साथ बचपन में हुआ वो अब आप इनके साथ कर रहे थे कि लोग फीस, मैं फीस नहीं चेक करूंगा, मैं तो तुम कल का तरह ज्ञान चेक करूंगा। हाँ, आखिरी वाले बच्चे को भी डर था कि ये आदमी आके मेरा मैप वहाँ चेक कर लेगा। अभी भी ऐसे ही करते हो आप? ऑफ कोर्स। आज तो मतलब बड़ा फेमस बच्चे मजे लेते हैं मेरे, कह रहे सर दीवार से हम टिके हैं नहीं टिके वो भी पता होता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बहुत मुझे ऐसा लगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात थी कि मान लो मैपिंग कर रहा है कोई, तो नकल कर ली, जैसे मुझे दिख जाता था। तो मैं क्या करता था कि मैप उठाया, अब बता कौन कौन सी रिवर है, 5 रिवर है। तो वो नकल कर रहा है ना बच्चा, तो उसको डर भी था कि पूछ लेंगे, तो नकल करते करते याद ही कर लेता था। तो मेरा मोटिव वही हो गया ना कंप्लीट। तो मतलब ये सारी चीज़ों ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है आज, मतलब एहसास होता है कि चीज़ें आप सही दिशा में सही नीयत के साथ करोगे ना, तो आपको सक्सेस सब कुछ मिलता है। बहुत ज़रूरी, नीयत बहुत साफ ज़रूरी होना चाहिए, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो। सर वापस आते हैं उस 23 जून 2018 पे। हाँ यार सॉरी, थोड़ा मैं आगे क्यों चला गया। आपका टर्निंग पॉइंट था? ज़्यादा भीड़ में पढ़ा रहा था क्लास बहुत, जब और लाइट चली जाती थी ग्वालियर में पढ़ाते पढ़ाते, और आप तो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहे हो, तो फिर वॉल्केनो जब तक नहीं आएगा तब तक पूरा पढ़ा जाओगे आप। पसीने पसीने हो जाते थे। अगली क्लास में जाने से पहले 10 मिनट बाहर धूप में कपड़े सुखा रहे हैं ऐसे थोड़े से। तो मैं कपड़े सुखाते सुखाते वो सर के पास गया। सर बढ़िया से फ़ोन में जो है देख रहे थे एक वीडियो, तो थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि आवाज़, उनकी आवाज़ आ रही है उसमें। फिर मैंने ध्यान दिया रही, तो सर के टॉपिक चल रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा यार ये क्या है, क्या है? बोले सर ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था है और अनअकैडमी करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पढ़ा सकते हो और अच्छी एक ऑडियंस और भी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा यार मुझे भी आना है फ़ोन में ऐसे, तो मतलब मुझे बताओ कैसे आते हैं, मतलब ऐसी लिटरली यही वर्ड्स थे मेरे, फ़ोन में कैसे आ रहे हो यार आप। तो 2018 में आपको पता लगा? हाँ, तो बोले कि आपको मैं कांटेक्ट कराता हूँ। और मतलब मुझे लगता है पहली बार इतनी जल्दी कोई काम हुआ। नेक्स्ट डे सुबह कॉल आ जाता है एकदम असिस्टेंट का, एक यहाँ अनअकैडमी से, कि सर मुझे इनसे नंबर मिला है और आप यदि वीडियो बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। आई थिंक वो 24 तारीख की बात थी, एक दिन बाद की। तो उन्होंने फिर वीडियो के बारे में बताया कैसे क्या बनाना है, तो मैंने 5 वीडियो बना दिए। उन्होंने बोला डेमो लगेगा पहले, तो मैंने कहा ठीक है, डेमो मैंने सबमिट कर दिया। और तब आपको पता था कि जो जिसके बारे में आपको 2018 में पता लगा है, आप
इतने बड़े एजुकेटर बन पाएंगे? तब भी सिर्फ पैसे का ही लालच था उस टाइम कि भैया 22,000 तो मिल ही रहा है, पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, घर चल जाएगा मतलब। क्योंकि 2018 में शादी हो गई थी मेरी। मतलब मैं अर्धांगिनी जी ये जो है हमारी, उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी मतलब शख्सियत रही है मेरे साथ जिन्होंने मेरे लक्ष्मी जिन्होंने दोनों फेस देखे हैं मेरे। तो मुझे पता नहीं आज ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना कि आने से किस्मत बदल जाती है, मेरी बदली है। काफी लोगों की बदली, मेरी बदली है, मैं तो कहूँगा। तो अब भैया मतलब फ़ोन आया, उन्होंने सब ये चीज़ें बताई, 5 वीडियोस मेरे सिलेक्ट भी हो गए। नेक्स्ट डे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको 50 वीडियो बनाने हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपको, कोई कैटेगरी जो भी करना, और 1 महीने का टाइम है, और कुछ सर्टेन अमाउंट इन्होंने बता दिया। मैंने 3 दिन में बना के दे दिए। जो 50 वीडियो आपको 1 महीने में बनाने थे, 8-8, 9-9 मिनट के रिकॉर्ड करने होते थे, मैंने 3 दिन में। यहाँ भी पैसे का लालच था कि पैसे जल्दी मिल जाएंगे कह सकते हो पहली बार में तो। फिर अनअकैडमी बिल्कुल एक बंगलो में हुआ करती थी, मतलब स्टार्टअप था उस टाइम भी। तो वहाँ पे एक फ्लोर पे ना बड़ी हलचल सी हो गई थी कि यार कौन आ गया एकदम इतने वीडियो 3 दिन में। हाँ, 50 वीडियो बना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्वालिटी चेक करो भाई वीडियो की, ऐसे थोड़ी होता है मतलब कोई मतलब जल्दी में इसने कुछ भी ना पढ़ा दिया हो। क्वालिटी भी देखी, और उस टाइम इनफैक्ट रोमन सैनी जी का मैं एग्जांपल दूंगा, उन्होंने वीडियोस भी देखे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले वीडियो थोड़ा डर से थोड़ा मैंने कहा MPPSC में बना देते हैं। रोमन सैनी ने वीडियोस देखे और उन्होंने मेरी कैटेगरी उसी दिन चेंज कर दी कि नहीं आप UPSC में। वो एक टर्निंग पॉइंट लगता है मुझे। यदि वो वीडियो उस दिन लेट से सपोज नहीं देख रहे होते तो मैं शायद आज मेरी कैटेगरी भी स्टेट की हो रही होती। उन्होंने मौका दिया मुझे, मतलब सीधी सी बात है। तो सर लाइफ में आपको नहीं लगता कई बार हम प्लान नहीं करते चीज़ों को, चीज़ें हमें ढूंढ लेती हैं? सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मेरे साथ तो बिल्कुल हुआ ही है। अब इन्होंने कहा एक काम करो, इनको 100 वीडियो बोलो और 1.5 महीने का बोलो टाइम दो। 1.5 महीने में आपको 100 वीडियोस बनाने हैं। 7वें दिन 100 वीडियो थे। यहाँ भी पैसे का लालच था? यहाँ अब नहीं था। उसका एक रीज़न था, मेरे पास उन 50 वीडियो की मदद से नई ऑडियंस जनरेट हो गई थी, और वो जो कमेंट का फील लेने लगा था। इनका जो सिस्टम जो था ना कमेंट वाला, 2018 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम कमेंट यूट्यूब पे तो अपन एक्टिव थे ही नहीं। मतलब मुझे आज ऐसा लगता है मैं ऐसा एजुकेटर रहा हूँ इनके पास कि ना कोई टेलीग्राम चैनल, ना कोई फेसबुक पेज, कुछ नहीं। एकदम अनअकैडमी सिर्फ ऑडियंस से ही शुरू किया पूरी। आज मेरा जनरली मैंने देखा है शिक्षकों का एक सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्शन फिर इधर होता है, मेरा उल्टा रहा है। अनअकैडमी से मेरी कहानी शुरू। इसमें ग्वालियर के बच्चों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, उन्होंने भी मेरे को मतलब मदद दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सर दिन भर बेचारे यहाँ पढ़ा रहे हैं तो शाम को जाके अनअकैडमी के लिए काम करते हैं। तो वो मतलब कभी थोड़ा सा मैं पढ़ाते पढ़ाते थक भी जाऊँ तो वो मतलब चलता रहा कि चलो सर आप भी तो परेशान होते हुए। तो बड़े जुड़े हुए हैं मेरे मतलब कनेक्शंस ग्वालियर से भी। तो वो जो 100 वीडियो बनाने का जो काम दिया था, मतलब वो फ्लोर पे बिल्कुल एकदम मच गया था कि भाई कुछ तो मतलब किसी ने वीडियो बना दिए पूरे बहुत सारे। उसमें भी क्या मैंने वर्ल्ड मैपिंग वगैरह जैसे वीडियोस बनाए थे। तो वो वीडियोस ऐसे थे कि सिर्फ वर्ल्ड की मैपिंग की एंट्रीज लोग करा रहे थे उस टाइम। सिर्फ एक शीट आती थी उसमें कि अफ्रीका कहाँ है, कंट्री क्या है, मैंने मैप से दिखा दिया था लोगों कि देखो तुम्हें सिर्फ नदी पढ़नी नहीं है, तुम्हें नदी देखनी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें नदी क्या है। इंडिया में तुम्हें सिर्फ पर्वत पढ़ने नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पर्वत कहाँ क्या, नॉर्थ साउथ सारी चीज़। आपने विजुअल उसको, तुमने जब चीज़ों को देखा ही नहीं है तो मतलब क्या ज्योग्राफी पढ़ा है, सीधी सी बात। विजुअलाइज और मैप है क्यों, यूज़ करो ना, उनका बनाई गई हैं चीज़ें, एग्जिस्टेंट। और यदि आप वो नहीं कर पाए, मतलब मुझे जहाँ तक आज भी याद है नेशनल पार्क्स और ये सारी चीज़ें जो मैप पे लाने का एक मेरा मकसद ये था कि इनको सिखा दूँ मैं बस। तो बस वहाँ से ऐसी जर्नी शुरू हुई मेरी अनअकैडमी की, और धीरे धीरे ये कारवा चलता जा रहा है और देखते हैं क्या। सर मतलब आपकी शुरुआत हुई 2018 में, आपने पहले 50 वीडियो बनाई, आपने उसके बाद 100 वीडियो बनाई 7 दिन के अंदर। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि एक दिन तो ऐसा था कि शायद 20-22 घंटे रिकॉर्डिंग करी, एक दिन में 52 वीडियोस डाले मैंने सिंगल डे। एक दिन में 52 वीडियो? एक वीडियो कितने मिनट? 8-9 मिनट का था। 1-2 वीडियो तो आप सुनोगे तो सुबह मंदिर की घंटी की भी आवाज़ आ रही है उसमें। तो मेहनती शुरू से हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा कि समय ने बना भी दिया मुझे कि अब जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही तो उसे क्यों खो गया। और अभी भी आप उतने ही घंटे पढ़ाते हैं इतना सब कुछ होने के बाद? मैंने कहा कि मतलब मुझे अभी भी आपकी, मुझे ये याद है कि आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी हु हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन हिज स्केड्यूल। स्पेशली आपकी जो 7 बजे की शाम को रोज स्पेशल क्लास होती है,
वो अगर कोई बहुत मेजर कारण रहा होगा तो ही इधर उधर होती है, नहीं तो आप 4-5 साल से रोज 7 बजे स्पेशल क्लास जो एक फ्री क्लास होती है, हाँ भाई, उसको आप ले रहे होते हैं। मैंने बच्चों को कह भी दिया था कि आज जैसे नहीं हुई क्लास। अभी भी वो सीरीज 4 साल से चल हाँ रही है। बिल्कुल चल रही है। अगर किसी बच्चे को पढ़नी हो तो वो यदि सुदर्शन सर अनअकैडमी की पे कोई क्लास छात्र आया तो उसे पता है कि एक 7 बजे कोई क्लास होती है फ्री लर्नर्स के लिए। वो मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हर दिन की अब वो जरूरत बन चुकी है। लड़ लेता हूँ यार मैं घर वालों से उस क्लास के लिए कि कभी शाम को काम आओ, मैंने कहा कल चलेंगे। और ये फ्री क्लास है। फ्री क्लास, मैंने कहा नहीं जरूरत है तो मैं, कोई सीरीज चल रही तो मैं बिल्कुल लड़ लेता हूँ। लोगों को पता है फोन नहीं उठाएगा ये आदमी, पहले अब एक्सपेक्टेशन सेट हो गई। काफी बार मैंने आपको कॉल किया है। हाँ, मैं तो फोन चालू आप कर देता हूँ। फोन चालू कर देते हो और कुछ बोलते नहीं है, वो क्लास की बात चल रही होती है, समझ जाते हैं कि समझ जाते हैं कि क्लास में। तो सर आपने 100 वीडियोस बनाई, आज आपके 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ वॉच टाइम अनअकैडमी पे है, और आप कुछ भी नहीं थे जब प्लेटफॉर्म पे आए से लेके अब आप सबसे बड़े एजुकेटर्स में से एक हो। क्या आपको लगता है जो आप डिजर्व करते हो, आपके यूट्यूब पे काफी फॉलोअर्स है और मुझे इसमें एडजेक्टिव्स जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं आपके बारे में। क्या आपको लगता है कि जो 5 साल में आपने अभी तक अचीव कर लिया है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपने आज अचीव कर लिया है? नहीं यार, अभी ये बहुत आगे मतलब मैं जाना चाहता हूँ, और ये आगे जाना चाहता हूँ वाली बात ये है कि मैं लर्नर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरा जाना ना जाना वो बात नहीं है यहाँ पे, मतलब ये जो चीज़ है वो रुकनी नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आज भी इंडिया में ऐसे क्षेत्र हैं, कई जगह हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँची है मान लो, तो मुझे लगता है वो ज्ञान भी नहीं पहुँचा जो पहुँचना चाहिए। और यदि मैं थोड़ा भी योगदान कर पाया तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। आपको क्या लगता है कि अभी आपने कितना % अचीव कर लिया एज ए शिक्षक, जो आप इम्पैक्ट प्रभाव क्रिएट करना चाहते हो? मैं परसेंटेज तो मुझे नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब मैं कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं एयरपोर्ट या कहीं भी, तो मुझे एक ना एक छात्र आज ही कल ही मिल गए थे, एक डॉक्टर थे, हम डिस्कस कर रहे हाँ, हैं इंदौर एयरपोर्ट। हाँ, वो चीज़ करती है कि तुम कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हो। बट मुझे अभी लगता है कि वो रूरल इंडिया अभी भी बाकी है। और बाकी ऐसा है कि मैं अकेला नहीं, और भी ऐसे शिक्षक हैं जहाँ सबका योगदान कर रहे हैं, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मेन सबका यही थॉट होना भी चाहिए कि मुझे उस आखिरी बच्चे तक पहुँचना। सर हमने आपकी एजुकेशन के बारे में काफ़ी बात की, आपके एजुकेटर तक के सफ़र की काफ़ी बात की। हाँ, अनअकैडमी का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा आपकी पूरे जीवन को परिवर्तित करने में, देश के कई सारे शिक्षकों के जीवन को परिवर्तित करने में क्या रोल देखते हैं आप अनअकैडमी का? यार ये चीज़ आप भी सहमत होंगे कि कोचिंग एज अ करियर या एजुकेशन इंडिया में, मतलब मुझे ऐसा लगता है था कि एक एज अ एजुकेटर के दृष्टिकोण से बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर था पहले, ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उतना पैसा या तो नहीं मिल रहा है, या पैसा नहीं मिल रहा है तो लेट मिल रहा है, ठीक है। बच्चों के साथ सही चीज़ हो रही है कि नहीं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फीडबैक बच्चों का देखा ही नहीं जा रहा है, बच्चा डरा हुआ है, टीचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अनअकैडमी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अनअकैडमी ने इस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल बनाया। ये जो प्रोसेस है ना, मतलब मैं आज अनअकैडमी के फाउंडर गौरव जी को भी इस बात के लिए थैंक यू कहूँ। उसका सीधा कारण है कि लोगों को ऑनलाइन शब्द भले ही कोविड के बाद पता लगा है, लेकिन इन लोगों ने 2 से 3 साल 4 साल पहले बना दिया था ये चीज़। जब लोग प्रोडक्ट बना रहे थे ये ऑलरेडी डेवलप थे, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर था कि शिक्षा को एक नए नज़रिए से भी तो देखा जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो इनफैक्ट मिला भी हूँ मैं इनसे, तो इनका जो विजन है ना बहुत क्लियर है। इनफैक्ट आपके भी बड़े अनुभव रहे होंगे मेरे को लगता है सर। मतलब अनअकैडमी पे जो आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही, शायद कभी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, सैलरी मिलती भी नहीं थी, कभी 2-3 महीने की सैलरी भी अटक जाती थी अगर आप किसी कोचिंग को छोड़ते थे, और ऐसा भी होता था कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वो नहीं था। आई थिंक वो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल करने की बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कभी कभी ऐसा भी होता था सैलरी टाइम पे मिलती थी, एक टीचर की पॉपुलैरिटी बहुत होती थी, लेकिन उसका मुनाफा पूरा कोचिंग सेंटर ले जाता था, उस टीचर को उतनी क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी के बाद निकल जाता था, उसका पेमेंट नहीं मिलता था उतना जितना वो डिजर्व करता है।
तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और एक और बात जो मुझे लगती है सर, आई थिंक कि हमारे जो फाउंडर्स हैं हर साल किसी न किसी तरह से जब एनिवर्सरी डे होता है अनअकैडमी का, कम्युनिकेट कर दें। मुझे आज भी याद है, शायद अनअकैडमी का 4th फाउंडेशन डे था, 4th फाउंडेशन ईयर था। उसमें एक वीडियो गौरव का लूम वीडियो था जो कि यूट्यूब पे भी आज है, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो काफ़ी अमेजिंग है अनअकैडमी के बारे में। डू समथिंग विच टेक्स द इंडस्ट्री फॉरवर्ड। आप ऐसे काम को करिए जो इंडस्ट्री को आगे ले जाए, अनअकैडमी को नहीं, एडटेक इंडस्ट्री को आगे ले जाए, क्योंकि देश की पीढ़ियों का भविष्य इस पे टिका हुआ है अच्छे शिक्षकों पे। अगर, क्योंकि सर जैसे शायद मुझे ऐसा लगता है आप भी आपके जीवन में अगर ग्वालियर की कोचिंग जिसने आपको इतना कुछ सिखाया वहां तक सीमित होकर रह जाते तो इतना प्रभाव कभी क्रिएट नहीं कर पाते। सही बात। और मतलब आप मुझे तो एक वर्ड लगता है ना कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट या हर चीज़ का एम्पावरमेंट देखा है, शिक्षकों का, टीचर्स का, एजुकेटर्स का एम्पावरमेंट मुझे लगता है ये ट्रेंड अनअकैडमी ने सेट किया है, जो हर धर्म जाति सब लिंग सबसे परे। टीचर्स का एम्पावरमेंट कि लर्नर को तो हो ही जाएगा यदि आप टीचर का ध्यान रखें। ये किसी ने फिलोसॉफी नहीं सोची, मतलब मुझे लगता है सर टीचर का कौन ध्यान रखेगा। मतलब इन जनरल में पूरे भारतवर्ष के लिए गया, मैं खुश रहूंगा हर स्तर पे तो मैं बच्चों के लिए तो मैं रात भर जाग जाऊंगा यार। मतलब कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें भी स्वार्थ दिख रहा हो, बट मैं जो बात है, पैशन अच्छी बात है, लेकिन हर दिन करना मतलब कठिन है जी। सर स्वार्थ से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपकी शुरुआत 1700 से हुई, उसके बाद आप 22,000 के करीब कमा रहे थे, उसके बाद आप अनअकैडमी पे आते हैं, 50 वीडियो डालते हैं, 100 वीडियो डालते हैं। आज आपको कितनी सैलरी मिलती है? पहली चीज, अगर आप डायरेक्टली नंबर नहीं बताना चाहते हो, कितने आईफोन आप एक महीने में ले सकते हो, कितनी नैनो कार आप ले सकते हो, कि मैं 15 नैनो कार ले सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, कार तो अपन मिलके बहुत कुछ ले लेंगे पर मतलब मैं यही कहूँगा कि यार देखो, ध्यान रखती है अनअकैडमी इन सब चीज़ों का कि यदि आप डिजर्विंग है तो आपको कभी चीज़ों को निराश नहीं होने। नंबर नहीं बताएंगे आप। अब मुझे ऐसा लगता है ना, जो व्यक्ति ने जिसने 70 रुपये से शुरू किया, अब वो चीज़ मैटर नहीं कर रही है फिलहाल। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कितना और अच्छा इम्पैक्ट दे सकता हूँ, इसलिए अक्सर मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ बाकी अदर शिक्षक से कि अपन और इस मंथ लर्नर के लिए क्या कर सकते हैं। ये बात है। तो वो चीज़ तो क्या है कि अब जो व्यक्ति जहाँ से उठाना, फर्क नहीं पड़ता, हो गई ज़रूरतें लगभग चीज़ें। सर अनअकैडमी पे आप हो, मृणाल सर से बात होती है? बिल्कुल होती है, मतलब रोज होती है, मैं तो कह रहा हूँ। और कैसे, क्या विचार है आपके उनके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम नहीं कहते कि अभी हम अनअकैडमी की बात कर रहे थे कि ऑनलाइन शिक्षा में, और ये यूट्यूब पे यदि मृणाल सर का नाम नहीं लिया आपने, मतलब यूट्यूब के जगत में, तो मुझे लगना हम गुनाह कर रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, किस सेंस में, लर्नर के दृष्टिकोण के लिए कि लर्नर का कहाँ हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी 99% इनफैक्ट बात हुई है तो वो सिर्फ इसी को लेके, अब क्या प्लान है अपना। मेरी भी काफ़ी बात होती है सर, और खासकर जो उनका जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम है। अरे मैंने उस दिन देखा अपना जब प्रीलिम्स का एनालिसिस था ना, तो भाई एक शिक्षक हम जैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये तो सब है ही, हो गया। उनका पावर पॉइंट स्किल, उनका वो टाइपिंग स्किल, और ये मैंने कहा ये कब डेवलप हो गया। वो चलो ठीक है, एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स याद है भाई साहब, एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स काफ़ी सारे लोगों को जान के हैरानी होगी, वो जब आते हैं तो अपने साथ पूरा एक चीज कैरी करते हैं, सारे बैग में सब कुछ स्क्रीन तक ले आए, मतलब इस तरह के सोच लो। आप हर मिनट सीख सकते हो उन व्यक्ति। सर जब महान शिक्षकों की बात चली है, अवध ओझा सर आपसे शुरुआत में भी बात करी थी, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों की यदि हम बात करें हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में, तो इतिहास से जब आप उठाएंगे तो बहुत ऐसे जानकार रहे हैं जिनसे हम शिक्षा, मतलब आज भी चाणक्य, कौटिल्य के बारे में हमें पता है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता है। मॉडर्न में हम इधर और आएंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, B.R. अम्बेडकर जी जो हैं, मतलब इनके इतने ज़्यादा योगदान रहे हैं इतिहास में। जैसे अब संविधान की बात कर लें कि लोगों को मतलब अपने अधिकार से जीना सिखा दिया, और क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो शिक्षक हैं आधुनिक भारत के जिन्हें आगे इतिहास में याद रखा जाएगा। तो
हर दिन मैं भी उनसे सीखने का प्रयास करता हूँ। उनकी जो सरलता है, ओझा सर का उदाहरण देता हूँ, पहली बार जब मैं मिला उनसे तो पता ही नहीं लगने दिया कि आप पहली बार मिल रहे हो उनसे। तो ये चीज़ एक दर्शाता है कि सिर्फ व्यक्तित्व को आप यूट्यूब से देख के जज ना करें। क्या बात हुई थी आपकी ओझा सर से? अरे मतलब पहला सेंटेंस तो मुझे ऐसा लगा कि आओ अनअकैडमी के सुपरस्टार आओ तो ये बोला था उन्होंने। मैंने कहा अरे नहीं सर, मतलब वो उनकी ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। वो वही चीज़ देखा ना कि आपको कितना उस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं कि तुम मतलब बात कर सको। तो नो डाउट ये ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनका इतिहास में डेफिनेटली नाम होगा। सर काफ़ी बात हुई आपसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अब जानते हैं द अदर साइड ऑफ सुदर्शन गुर्जर सर। आप कैसे एंजॉय करते हैं सर? देखो मुझे ऐसा लगता है कि दो हिस्से हैं मेरे एक रूटीन के, जैसे पढ़ाने के बाद का क्या, मैं वही जानना चाहता हूँ। तो एक तो जैसे मनोरंजन को लेकर, एंटरटेनमेंट को लेकर बात करें तो क्रिकेट देखना बहुत पसंद है मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, मैच नहीं छोड़ते आप? मैं छोड़ता नहीं, लेकिन पढ़ाने के लिए छोड़ना पड़ता है। फिर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप 15 मिनट का हाईलाइट देख के अपना काम खत्म कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। मैच पसंद भी है, और कुछ तो प्लेयर्स मतलब हम लोग की वो जनरेशन है ना कि हम एक टाइम सचिन के भी फेवरेट रहे, मतलब अपने वो रहे हैं कि भाई सचिन 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 सचिन। अब आज तो चलो ठीक है, हमेशा ही वो रहेंगे, पर आज विराट कोहली को जब आप खेलते देखते हो क्या नहीं सीख सकते यार उस आदमी से। मतलब वो दिन याद रखो कि एक तरफ पिताजी की जो घटना उनकी और मैच खेलने की घटना, कमिटमेंट, इससे ज़्यादा कमिटमेंट, मतलब हर दिन आप ये देख सकते हो। वो मैच जो था एक अपना पाकिस्तान के साथ, इम्पॉसिबल वाली घटना, पर वो जो शॉट 2022 वो जो शॉट जो आज भी दिखाया जाता है इम्पॉसिबल 18.5 जो बॉल थी, वही कुछ जो था, तो मतलब गजब गजब पर्सनालिटी। मतलब आदमी आधा भी बनने का सोच ले तो बहुत कुछ कर जाए जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो ये फेज रहा, और मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली को मतलब देख के, इस शख्सियत को देख के कि टीम वर्क जो है ना आपको मैच जिता सकती है, बट लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम, मुझे ऐसा लगता है। तो जीवन जो है वो खुद के दम पे जिया जाएगा। काफ़ी डीप बात बोली आप। और इसमें मतलब कई बार हमें ऐसी कन्फ्यूजन सी चीज़ों में आ जाता है, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यदि आपको कन्फ्यूजन चाहिए ना तो फिर आप सबसे पूछा करो। और कई बार ऐसा होता है कि 10 जगह से पूछने में खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है, आप रायचंद बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जीना है तो खुद के दम पे जीना। सर हमारे दर्शकों के लिए, ऑफ कोर्स मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि आपको टीम वर्क करना है, लेकिन लाइफ इज अबाउट ए सिंगल प्लेयर गेम ऑल्सो। हमारे दर्शकों के लिए इसको सरल भाषा में बताइए। देखो मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क को इतना सीरियस ले लेते हैं हम लोग। ज़रूरी है किसी काम को कंप्लीट करने में टीम का एक अलग योगदान है, बट पता नहीं उसको हम कब अपने जीवन से जोड़ लेते हैं कि मेरे को जीवन में चलाने के लिए, अपने निर्णय के लिए भी मुझे सब लोगों की ज़रूरत है। हमें वर्क में और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने दोनों में बहुत अंतर यहाँ पर दिखाना होगा, बहुत ज़रूरी है। नो डाउट उनकी ज़रूरत है, बट खुद कुछ डिसीजंस आपको खुद लेने होंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के लिए आप टीम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप पे चीज़ें, आज मैं कुछ गलत पढ़ा दूंगा तो अनअकैडमी को मैं नहीं कहूँगा कि अनअकैडमी ने ऐसा कर दिया। मैं जिम्मेदार हूँ, जब रिजल्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ तो हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। ये क्लियर करना पड़ेगा अपने आप। और ये लर्नर के दृष्टिकोण में भी मुझे लगता है ऐसा है कि आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा जिस भी फेज़ में आप, कि मुझे कितना समय देना है, इतना समय देना है, बस इतना। कई बार प्लानिंग में इतना समय ख़राब कर देते हैं कि उस करंट जो मोमेंट है मेहनत का उसको छोड़ देते हैं, शेड्यूलिंग में लग जाते हैं। समय खराब इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप शेड्यूलिंग करते हो उतना कन्फ्यूजन होते हो और उतना ही आपका टाइम वेस्ट होता है। क्लियर रखो, कम शेड्यूलिंग करो, क्लियर रहो, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर आप, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, विराट कोहली से आप बहुत कुछ सीखते हैं, और कैसे करते हैं? यार वो वेब सीरीज़ का एक वो पैटर्न चला हुआ है, पर एज ए शिक्षक मुझे लगता है कि कई बार टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे एक वेब सीरीज़ जो मैंने देखी है जिस पर थोड़ा समय बिता दिया है। मूवीज़ तो अब नहीं देखता मैं नॉर्मली, मतलब 2018 से मुझे याद नहीं, मतलब बहुत दिन से थिएटर नहीं गया। लेकिन हाँ, असुर जो वेब सीरीज़ थी वो मुझे बहुत गजब की लगी। उसका रीज़न था कि जो उसमें दोनों पार्ट आपने देख लिए यार मैंने, पर एक रात लगी बस, मैं तो नहीं कर बस वही भी आपकी कमिटमेंट थी, हार्ड वर्क जारी था। क्योंकि फिर अब आपको नेक्स्ट डे अपने को आपके कमिटमेंट्स दूसरे हैं तो वो करना होता है। तो लेकिन इसके अलावा कोई देखी भी नहीं। देखो जो देखा वो बता भी दिया मैंने। क्या सीखा आपने उससे? मतलब उसमें जो थॉट था उनका एक तरह से, आप कल्कि तो कई बार हम अपनी गलत फहमियों में बहुत गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें वही जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, क्लियर होनी चाहिए चीज़ों को लेके। फिर मेरा तो एक्चुअल में सही बताऊँ तो इंटरेस्ट क्या था उसका, वो जो थोड़ा मिस्ट्री वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली ये जो मेडिकल साइड की हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, जो कोई मर्डर वगैरह हो गया और सारी चीज़ें निकालना हो, तो बचपन से पता नहीं इंटरेस्ट रहा है उन सब चीज़ों में, तो बस उसके लिए उस वेब सीरीज़ को देखा। सर मैंने भी ये वेब सीरीज देखी। मुझे एक रियल लाइफ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट खासकर भारत में इसको देख के जो लगी, वो ये लगी कि कभी कभी जो पेरेंट्स की या रिलेटिव्स की बात होती है, वो एक चाइल्ड पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। हम आज के दौर पे जब बात करते हैं तो हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, स्पेशली यूपीएससी के बच्चों की लिए या इन जनरल भी बात करते हैं। हम देखते हैं कि कोटा में, दिल्ली में काफ़ी सारे ऐसे सुसाइड केसेस होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। तो उसको भी उस वो भी एक लेसन है उसमें कि किस तरीके से काम होना चाहिए बच्चे की अपब्रिंगिंग पे, वो भी एक चीज़ है। सर हम देखते हैं काफ़ी बार लोग बाग जो बच्चे होते हैं वो थोड़े दूसरे रास्ते पे भी चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल वगैरह के रास्ते पे। आपका छात्र जीवन रहा है, दिल्ली में आपने टाइम स्पेंड किया है, इंटरटेन, और तब शायद स्ट्रेस में आज एक एंटरटेनमेंट के साधन के रूप में आप अल्कोहल पिए कभी आपने? अरे नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, एक भी बार नहीं? बिल्कुल नहीं। मतलब मान के चलिए कि वो कहते हैं मौके मिले भी होंगे, लेकिन ये बात करें तो आज मुझे घमंड है इस बात का कि मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई नहीं किया। और जब आपके साथ आते ही सौंफ के बाद मेरी लिमिट खत्म। आपके साथ वाले लोग थे, हाँ छोड़ा है लोगों को मैंने घर तक, समय तक। वो काम तो देखो, जो एक कॉलेज का टाइम था वो जो नहीं करता था उसको छोड़ के आना होता था, सब सीधी बात। तो ठीक है, मैं मतलब किसी को रोका भी नहीं, ऐसा ज्ञान भी नहीं देता था मैं ज़्यादा, बट मेरा कभी मन नहीं हुआ। उसका कारण मुझे लगता है वही बैक टू बेसिक्स, जो 8th 9th 10th धर्म और वो सारे बहुत सपोर्ट किया मुझे उसने। सर आपके परिवार में कौन कौन है? आपके फादर के बारे में हमने जाना, आपका परिवार में कौन है? आपकी एक छोटी सी बेटी है आध्या, जिससे मैं मिला हुआ हूँ। बिल्कुल। तो मम्मी का तो जो सबका सपोर्ट होता है, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो उनका हमेशा ही रहा है। ऋण एक तरफा चलता है। बिल्कुल। लेकिन लाइफ के ये जो दूसरा फेज रहा है, शिक्षा के बाद अभी पढ़ाने वाला, इसमें हमारी जो अर्धांगिनी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्या नाम है उनका? रितिका। अच्छा। लेकिन मुझे एक बात का बस थोड़ा दुख रहता है, क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ी लिखी हुई है। मतलब उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण जॉब नहीं करी। इट मीन्स दैट वो अपना करियर और अच्छा चूज़ कर सकती थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जो भी उनके हिसाब से रहा, कि उनका मानना था कि अब आप ही करो, मतलब थोड़ा हम सपोर्ट कर पाएंगे। तो बस मुझे एक ही थोड़ा रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो, मतलब मेरी वजह से उनका सेक्रीफाइस हो गया, और शायद मैं कभी चुका भी नहीं पाऊंगा। उनका काफी बड़ा रोल। हाँ मतलब, और आपका लाइफ में जो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं हर दिन एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका कारण मैं मानसिक यहाँ पर बहुत रिलैक्स हूँ, और मैं रिलैक्स मतलब तनाव मुक्त हूँ, तो उनका योगदान सबसे ज़्यादा। 2018 में आपकी शादी के बाद आपका करियर का भी काफी सब चीज़, मतलब उन्होंने सब फेज देखे। मतलब वो तब भी साथ थी जब कुछ नहीं था कहने के लिए, आज के कंपैरिजन में, और आज भी उसी संभाव में है कि नहीं। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि चीज़ें सोचने से पहले मिल जाए उन्हें। सर आपकी बेटी के बारे में बताइए। मैं मिला हुआ हूँ, काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारी बेटी है। अभी तो मतलब उसकी ऐसी एज है कि मतलब ना, मुझे दिन भर की थकान वो 2 मिनट 5 मिनट में निकाल देती। हाँ, बस यही कहना चाहूँगा। दिन में लगभग कितने घंटे की आपकी दिनचर्या कंटेंट पे काम करने से लेके पढ़ाने से लेके पढ़ने की रहती है? यार मतलब मैं बहुत समराइज़ कर दूँ तो सुबह यदि मैं 8 साढ़े 8 बजे चला गया ऊपर अपने कमरे में, तो बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब मैं शाम को 8 9 10 बजे लौटा हूँ। कई बार हो सकता है खाना साथ में नहीं खाया मैंने, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, बीच बीच में आधा घंटे 15-20 मिनट दिया है मैंने, लेकिन हाँ कोशिश मेरी ये रहती है कि दिन भर में वो एक मोमेंट ऐसा ना आए कि कुछ ऐसा लग रहा है मैंने टाइम नहीं दिया। वो बैलेंस करना मुझे आता है। मतलब मैं घर भी बात कर लेता हूँ, और महीने में 2 दिन मैं घर जरूर जाता हूँ अपने गाँव पे, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंदौर में शहर में रह रहा हूँ। तो 2 दिन जरूर जाता हूँ, ताकि मैं उस स्तर को हमेशा देख के आऊँ कि भाई आप कहाँ से आए हो। आपको हमेशा अपनी सच्चाई जो है पता होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और वो मोटिवेट भी करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति पे आपको कभी भी घमंड और ये अहम वाली चीज़ें आ सकती हैं, ये भी तो एक हिस्सा है जीवन का, पर वो चीज़ मुझे अपने उसमें हमेशा बनाए रखती है कि आपको ऐसी जीना है। सात्विकता को हमेशा स्वीकार करें मेरे हिसाब से। सर काफ़ी बात हमने करी, अब
हम क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल। हम बात करेंगे यूपीएससी के छात्रों की, हम बात करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन की। आपने लाखों बच्चों को अभी तक ऑनलाइन पढ़ाया है, प्रभाव क्रिएट करा है। आपसे जानना चाहेंगे कुछ बातों को यूपीएससी के बारे में। क्यों किसी भी बच्चे को यूपीएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए? थोड़ा सा मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा इसमें। कई बार ऐसा लगता है हमें कि थोड़ा सा हिस्सा हम देख लेते हैं यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है, जैसे कोई आईएएस को देख लिया, आईपीएस को देख लिया, प्रभाव होता है। हाँ, उसको देख के इतना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं हम कि हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ तैयारी करो, अच्छी बात है, बहुत गजब का एग्ज़ाम है और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मतलब मुझे लगता है एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो ठीक है, और भी अच्छे प्रोफेशन है, सब कुछ है, लेकिन आपका निर्णय जहाँ एकदम मैटर कर जाए, आपके निर्णय से चीज़ें बदल जाए, एक सिग्नेचर से लोगों के घर में पानी पहुँच जाए, बिजली पहुँच जाए, ये एग्ज़ाम आपको मौका देता है। बट कई बार छात्र उस चीज़ को अलग तरीके से देख के और तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि तैयारी शुरू करो, करना भी चाहिए, लेकिन जब 8वें 9वें दिन जब पढ़ते नहीं बनेगा ना, तब आपको पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, तब फिर यहाँ वहाँ मोटिवेशन ढूंढते हैं। आपको यदि क्लियर है कि ये एग्ज़ाम किसके लिए बना है, क्या चीज़ है, क्या होता है, और ये चीज़ आप अपने आप को रख पा रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले समझ लें इसको कि इसके बाद बनते क्या है, क्योंकि हम इसको एक ऐसा साधन बना लिया है कई बार ऐसा कि भैया बस मुझे तो जो है समाज में ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब बात की चीज़ें हैं। सच्चाई तो देखो पहले, क्या मैं उससे, वो एक इनिशियल ड्राइव हो सकता है लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। 8वें 9वें दिन आपको पता है कंटिन्यू कैसे पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से ये चीज़। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में ना मतलब चलना सीखना पड़ेगा कि रुकने की स्थिति कभी ना बने। कई बार हम रुक जाते हैं, मैंने अपने जीवन से ना ये सीखा है, आज मैं देख पा रहा हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ क्या कि मैं हर पॉइंट पे मेरे पास रुकावटें थी, मैं रुक सकता था, मतलब मुझे ऐसा लगा, लेकिन कोई ना कोई आपके पास रहता है ऐसा व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ाएगा। और आपने वो श्री कृष्ण वाली बात भी करी थी, तो मैं कहता हूँ कि अपने पास अपने जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति रखो जो आपको हमेशा ऊर्जा दे। और भारत, समझ रहे हो आप, इतने बढ़िया जो है चरित्रों का देश रहा है कि आप एक छोटा सा हिस्सा भी उठा के देख लें इतिहास का, तो इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आउट ऑफ द ऑड्स लोगों ने काम किया और कहीं नहीं मिलेगा ये इस हमारे देश की खास बात रही, इसे पहचाने तो हम कभी। तो सर आपने बताया यूपीएससी की प्रिपरेशन किन लोगों को करना चाहिए, एग्जाम को समझ लेना चाहिए। एक बात जो काफ़ी सारे आपके लर्नर्स इंतजार कर रहे होंगे, आपके लर्नर्स ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचा है, उन लोगों के लिए कोई खास मैसेज अगर आप बोलना चाहेंगे कैमरे पे? ये अभी आपने देखा होगा अनअकैडमी ने जो अनअकैडमी एक ऑफिसर से अनअकैडमी वर्ल्ड जो शुरू किया, स्टोर जैसे जो ओपन किए थे अलग अलग काउंसलिंग सेंटर्स अलग अलग सिटीज़ में, मुझे आज भी याद है पहला सेंटर दिल्ली में खुला था मार्च में 2021 का होगा। तो कोविड के बाद, मतलब मैं अब तक बच्चों को कमेंट सेक्शन में देख रहा था, वो पहला दिन था, उस दिन बच्चों की जो भीड़ आई थी यार, मतलब बहुत सारे छात्रों की आंखें नम थी। तो मुझे लगा कि अब तुम जो है कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, वो देख पाए, मैं फील और उसने और आपको जिम्मेदारी का एहसास भी करा, ये बहुत बड़ी बात थी। एक छात्र आता है और वो एटीएम की पर्ची नहीं आती, सर इस पे नाम लिख दो, तो वो प्रोसेस को नहीं, मुझे लगा कि तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, अब इसे समझना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो उसके लिए बस पता नहीं वो एनर्जी मुझे थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल से भी आ जाती है। और ये जो छात्र हैं जो देख रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन को देख के और ये सब ऐसे व्यवहार को देख के ना, मतलब मुझे हर दिन ऊर्जा मिलती है। मौके मिले हैं मुझे, लेकिन आज तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जो ऊर्जा मैं कई बार स्पिरिचुअलिटी में देखता हूँ, कई बार मुझे इनके अंदर बैठे हुए उस ऊर्जा को भी मैं नमन करता हूँ। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, हमने काफ़ी डाइवर्स कॉन्वर्सेशन करी, आपके बचपन से, आपके जीवन से लेके आपके छोटे से 2-3 दिन के कॉल सेंटर के करियर से लेके आज भारत के महान शिक्षकों में से एक बनने तक का सफ़र, और कैसे आप अलग अलग पड़ावों को पार करते चले गए। एक बात जो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी, एक काफ़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ है द लास्ट डांस, जो कि माइकल जॉर्डन के बारे में, अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स, शिकागो बुल टीम को वो रिप्रेजेंट करते। उन्होंने जब उनकी डॉक्यूमेंट्री थी उसमें एक
बहुत अच्छी लाइन बोली थी, विनिंग कम्स विद अ प्राइज। सही बात। जो जीतना यदि आपको है तो उसका एक कॉस्ट या प्राइस आपको पे करना होगा, सेक्रीफाइसेस करना होंगे, सही बात। तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। और एक शिक्षक डेली टू डेली बेसिस पे काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस को करता है। सही। और हर प्रोफेशन में लोग उस प्राइस को शायद पे करते, लेकिन इफ इट इज़ वर्थ इनफ देन यू शुड गो अहेड विद इट। बिल्कुल। और लाइफ आपको कभी बहुत सारे ऐसे मौके देता है, जैसे आपने बताया हाँ। कि आपकी वो कैटेगरी शिफ्ट हो गई। अगर आपकी रोमन आप वीडियो को नहीं देखते और आपको MPPSC से UPSC में शिफ्ट नहीं करते, तो आप शायद इम्पैक्ट के टर्म्स में मध्य प्रदेश तक सीमित होकर रह जाते। सही बात। पूरे देश में अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाते। तो दोस्तों, हमने आज सुदर्शन सर से बात करी, जिनके जीवन से, जिनकी पूरी लाइफ से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सीखने की यदि आप में चाह है तो आप इतना कुछ सीख सकते हो, डिसिप्लिन से लेके, बिलीफ सिस्टम से लेके, एक लर्नर्स के प्रति कमिटमेंट से लेके, जिम्मेदारी जो एक इतनी बड़ी उठाई है उसको कंटिन्यू करने से लेके काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है। आज जैसा कि सर ने कहा कि देश को ऐसे कई सारे सुदर्शन गुर्जर की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस बात में खुद भी एक शिक्षक होने के नाते बिलीव करता हूँ, और आपको देख के भी सर काफ़ी सारे लोग सीख रहे हैं। शायद आपसे प्रभावित होकर भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी YouTube चैनल की शुरुआत की होगी। कई बार आपको ऐसे लोग भी बोल देते हैं कि मतलब सर सीखा हूँ मैं आपसे ताकि और सिखा पा रहा हूँ। तो आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली रहेगा सर। एक आगे जाके इतने बड़े शिक्षक होते हैं, क्योंकि ये जो देश है 140 करोड़ लोगों का जो देश है, इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ऐसे लोग चाहिए होंगे। जैसे कि आज आपने एजुकेशन में एजुकेटर के इनफॉर्मल सेक्टर की बात करी, कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और कुछ लोग आए जैसे कि अनअकैडमी, और उन्होंने इसको फॉर्मल बनाया। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की दूसरी भी एक कमी है कि 97% लगभग लोगों के पास वो शायद स्किल सेट नहीं है जो आज की जॉब्स के लिए लोगों को तैयार करता है। मुझे आज भी एग्जांपल याद है, इन्फोसिस की खुद की एक ट्रेनिंग अकेडमी है, जहां पे इन्फोसिस जो आप पढ़ चुके होते हो आपके कॉलेज में, उसी को 6 महीने तक आपकी दोबारा वो पढ़ाता है, क्योंकि शायद वो बिलीफ नहीं है कि ये कॉलेज में अच्छे से पढ़ के आप आए होंगे या कॉलेज ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है भी कि नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। तो भारत को ऐसे काफी शिक्षकों की जरूरत है जो विजुअलाइजेशन कराएं चीजों का। आपने एक छोटी सी बात कही, और मुझे ऐसा लगता है सर, प्रभाव जो है वो हमेशा छोटी चीजों से भी हो सकता है। आपने बहुत सिंपल चीज करी, मतलब कहने में सर वो बहुत सिंपल है, उसमें एफर्ट आपका लगा होगा, लेकिन एक इनिशिएटिव के तौर पे ये बहुत साधारण विचार था। साधारण विचार कैसे कि लोग बाग लिस्ट बाय लिस्ट आपको पूरी पर्वतमाला, माउंटेन रेंजेस, आपको पूरी नेशनल पार्क याद करा रहे हैं, मैं विजुअलाइज कराऊंगा, आपको मैप पे दिखा दूंगा। तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे इनिशिएटिव्स काफी सारे शिक्षक लेंगे तो ये देश आगे बढ़ पाएगा, भारत आगे बढ़ पाएगा, हमेशा की तरह आगे पीछे भी बढ़ा है, अभी भी बढ़ पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आइडियाज को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। हमारा सौभाग्य है आप अनअकैडमी पे हैं, और हम चाहेंगे आप इसी तरह से मिलियंस ऑफ लर्नर्स को गाइड करते रहें, और हम चाहेंगे कि जो एक प्रभाव आपने क्रिएट करा है सर, वो साल दर साल और भी बढ़ता चला जाए। पूरे अनअकैडमी की तरफ से पूरे छात्र कम्युनिटी, यूपीएससी ही नहीं बल्कि सभी छात्र कम्युनिटी की तरफ से आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहे। कोई भी लास्ट आप मैसेज इस पॉडकास्ट के एंड होने से पहले आप बोलना चाहेंगे, कुछ भी बात आप बोलना चाहेंगे? मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और नहीं करने वाला है। और ढूंढो मत कि कोई मेरे पे भरोसा करे, प्रूफ मत करो, तुम्हें पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा खुद के लिए। और अनुज सर को भी थैंक यू कहें सब लोग कि ये इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया, काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने, और सारी टीम को भी थैंक यू कहूँगा मैं।
जो इस समय इतनी मेहनत के साथ सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी मेहनत लगी है आज हमें, तो उसे भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सर। मैं सभी जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसी आपको सुदर्शन सर की पूरी जर्नी लगी, आपको उनकी क्या बात सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऑफ कोर्स सर से सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको कौन सी खास बात या बातें सर के बारे में सबसे अच्छी लगती हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी हम ऐसी ही पर्सनैलिटी से इस शो में मिलते रहेंगे, जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट कराए, जिन्होंने प्रभाव क्रिएट कराए, और आप लोगों से इस वीडियो के ऊपर फीडबैक जानने का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।